आप सभी को सादर प्रणाम। संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हिमाचल प्रदेश चुनाव पर एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस परिचर्चा में कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव कैसा रहेगा, इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट्स की टीम चर्चा करेगी। जैसा कि विदित है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में वर्ष 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। विधानसभा का फॉर्मेशन जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर कुल 68 सीटें हैं। 68 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए। इस प्रकार 68 में से 20 सीटें आरक्षित हैं और शेष सीटें अनारक्षित हैं। 12 नवंबर को चुनाव होना है। चुनाव धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ रहा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव का जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, इस पर नजर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि सन 1977 तक चुनाव की दशा और दिशा एक तरफा थी। कांग्रेस का एक तरफा शासन था। 77 में जैसे ही संपूर्ण भारत में जनता पार्टी की लहर आई, उससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा और 77 में प्रथम बार हिमाचल में परिवर्तन हुआ और शांता कुमार के रूप में एक जन नेता हिमाचल प्रदेश को मिले। उसके बाद 80 और 85 का चुनाव पुनः कांग्रेस ने जीता। लेकिन 85 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी अवधारणा ने जन्म लिया कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस, ये एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो हिमाचल में बारंबार काम कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन 2014 के बाद देश की राजनीति में एक आमूल चूल परिवर्तन, जो एंटी इनकम्बेंसी की हम बातें किया करते थे, वो प्रो इनकम्बेंसी की तरफ जाने लगा। जैसा कि अभी उत्तराखंड के चुनाव में भी हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में देखना है कि एंटी इनकम्बेंसी काम करता है कि प्रो इनकम्बेंसी काम करता है। जयराम ठाकुर की सरकार, जिस पर शायद कोई धब्बा नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, क्या वह रिपीट हो पाती है? जबकि कर्मचारियों की नाराजगी, जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कर्मचारियों में कहीं कहीं नाराजगी दिखा रहा है। परंतु मोदी फैक्टर कितना काम करता है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि 2019 का जो चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसने हिमाचल प्रदेश के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे और हिमाचल प्रदेश में लगभग 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ था। 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 48% के करीब वोट मिले थे। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि पूर्व में वीरभद्र सिंह जी के रूप में, राजा साहब के रूप में एक उनके पास एक सशक्त नेता थे, आज उनकी कमी कांग्रेस को खल रही है। कांग्रेस उतनी मजबूती से, उतने दमखम से, क्योंकि गुटबाजी, हालांकि गुटबाजी दोनों पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी को भी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस को भी गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी चीजों का विश्लेषण हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट है, आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ वयोवृद्ध समाजसेवी, पत्रकार, जिनका संपूर्ण जीवन हिमाचल प्रदेश की राजनीति को समझने में, परखने में, और यूं कहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो निर्माता हैं डॉक्टर परमार जी, क्या सानिध्य भी आपको प्राप्त हुआ है। आज हमारे पैनल में ऐसे आदरणीय द्वारिका प्रसाद उनियाल जी हैं, इनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक अरविंद तिमोठी जी भी हमारे बीच में हैं। हम उनसे भी इस चुनाव के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय उनियाल जी से जानना चाहूंगा कि वे हिमाचल प्रदेश इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उनका विश्लेषण क्या है। आदरणीय उनियाल जी। देखिए, आपने जो अभी बात की, उसमें कुछ बातों से तो मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा कहना यह है कि हिमाचल राज्य हमारे पर्वतीय राज्यों में ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों में एक नई सोच का राज्य है। और वो सोच है उसकी कि
जो कि डॉक्टर परमार ने एक बार कहा था कि पहाड़ गरीबी के लिए नहीं है, उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया। हिमाचल का आदमी आज विकास की धुरी पे जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये कोई मायने नहीं रह गए कि देश में कौन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। उसके मन में ये भी है कौन हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। वो ये देखना चाहता कि देश में केंद्र में जो प्रधानमंत्री है उसकी नीतियों से, उसके कार्यों से, उसके मेरे हिमाचल को और मेरे को क्या मिल रहा है, इसको तोड़ने लग गया वो। उसका रीज़न ये है कि पिछले 47-48 साल में हिमाचल एक राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से एक राज्य बना। भारत 47 में भारत में जो नए राज्य बने उसमें हिमाचल बहुत देर तक बना और वो कई रूपों में अपना रूप बदलता रहा। 71 में उसको जो पंजाब से आई हुई जो पहाड़ियाँ थी उसको मिला करके वो एक बहुत बड़े राज्य के रूप में आगे आया। और जैसा कि वहाँ पर मेरा मानना ये है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना शुरू में जो हुई थी उसमें हिमाचल की 30 छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों से एक हिमाचल प्रदेश बनाने का श्रेय डॉक्टर परमार को गया। और डॉक्टर परमार ने, हम एक बात देखिए कि एक पहला प्रदेश है जिसमें कि डॉक्टर परमार ने छोटी छोटी रियासतों के राज्य को एक नए राज्य के रूप में आने से देखा कि हमारी भू व्यवस्था, हमारा जो भू प्रबंध होगा, हमारी ज़मीनों का क्या होगा, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते वो समझ गए थे इस बात को कि इस राज्य में इंडस्ट्रीज, औद्योगिकरण तो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो उनका पूरा ध्यान खेती की तरफ, कृषि की तरफ, बागवानी की तरफ गया और उन्होंने पूरे राज्य में जो हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के जो पंजाब से आए हुए क्षेत्र थे, सबके लिए बागवानी की नई नीतियाँ बने। और बागवानी से हिमाचल प्रदेश में जो तरक्की आई, उस तरक्की ने आज हिमाचल के हर परिवार को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि वो एक आत्मनिर्भर परिवार की तरफ अग्रसर हो गया। तो मेरा कहना ये कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव हिमाचल में एक विचित्र चुनाव के रूप में आगे आ रहा है, जिसमें मतदाता अपनी अहमियत को समझ रहा है। इसलिए हर जगह वो इस बात को देख रहा है कि कौन सा कैंडिडेट मेरे अनुकूल, मेरी समृद्धि के लिए, मेरे विकास में हमारा साथ देगा, वो इस तरह से चयन करेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अभी हिमाचल, मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में अंग विधानसभा आएगी, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं जैसे कि अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रतीक है हिमाचल प्रदेश की सादगी के। 5 सालों में उनके ऊपर, आपने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, उनके ऊपर कोई लांछन नहीं। उन्होंने पूरे राज्य को, जैसे पहाड़ी राज्य में पहाड़ी लोगों का देवत्व का एक स्वरूप होता है, उस तरह से उन्होंने राज्य को जिलाया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो जयराम ठाकुर को जाती है, जयराम ठाकुर ने जो अधोसंरचना डॉक्टर परमार ने, वीरभद्र जी ने, उनसे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, धूमल साहब ने रखी, उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उनको आगे ले जाते रहे। उन्होंने उसी अधोसंरचना पे नए हिमाचल का निर्माण करने में अपना 5 साल गुजारे और इसीलिए वो आज कोई कंट्रोवर्शियल राज्य नहीं। और मैं भी मानता हूँ इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट की भावना काम नहीं करेगी, बल्कि व्यक्ति का क्या रोल है, हर जगह, हर कंस्टिट्यूंसी में व्यक्ति का महत्व होगा, कैंडिडेट का महत्व होगा। मतदाता इस बात को छोड़ेंगे और उससे मुझे भी लगता है कि वहाँ सरकार अल्टीमेटली तो बीजेपी ही बनाएगी।
इसलिए बनाएंगे कि हिमाचल में ऐसे लोग बहुत हैं जो मोदी साहब को जो भी दिल्ली में होगा उसकी तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी के होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो अधूरी कुछ सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं राज्य की रह गई हैं, वो मोदी जी की वजह से आगे बढ़े। और मोदी जी का तो हिमाचल में का कर्म क्षेत्र रहा। हिमाचल बनने से पूर्व में मोदी जी रहे, तो मोदी जी का एक इम्पैक्ट है वहाँ के लोगों में। लेकिन वो वहीं पर हिमाचल का मतदाता जिसने अपने बलबूते पे अपने को खड़ा किया, हिमाचल का मतदाता, हिमाचल का जो विधायक है या हिमाचल में चुनाव लड़ने वाले लोग एक नए पर्वतीय स्वाभिमान को जगाने में डॉक्टर परमार का एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उस स्वाभिमान को इन सभी नेताओं को भी श्रेय जाता है इनसे पहले कि उन्होंने हिमाचल को जो एक पूरे देश में प्रथम पर्वतीय राज्य के रूप में, हिमाचल ही एक ऐसा प्रथम पर्वतीय राज्य है जिस पर्वतीय राज्य के कारण सभी लोग हिमाचल से एक प्रेरणा लेते हैं विकास की। इसलिए इस चुनाव में मुझे लगता है कि इतना पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी जो कि बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं। सही कहा उनियाल जी आपने कि हिमाचल की जो परिकल्पना, जो बीज डॉक्टर परमार ने रोपा था, ठाकुर रामलाल जी ने, वीरभद्र जी ने, उसके पश्चात शांता कुमार जी ने और प्रेम कुमार धूमल जी, और उसके पश्चात वर्तमान में जयराम ठाकुर जी उसी लाइन पर चल रहे हैं। सही कहा। अब चूंकि यह परमार युग भी नहीं है, ना वीरभद्र युग है, अब तो बिल्कुल नया चुनाव है। देखना है यह है कि इसमें क्या होता है। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्री अरविंद किमोठी जी को कि वे भी हिमाचल के चुनाव पर उनकी क्या राय है। धन्यवाद कांटपाल जी। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनियाल जी के साथ मैंने एक राजनीतिक परिचर्चा में भाग ले रहा हूं और उनियाल जी से मैंने काफ़ी कुछ हिमाचल की राजनीति के बारे में जाना। मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है तो इस समय कांग्रेस को और भाजपा को दोनों को रिवाज पर भरोसा है। कांग्रेस को लगता है कि जो रिवाज कई सालों से चलता आ रहा है कि सरकार बदलेगी, इस बार भी वो चमत्कार दोबारा होगा। और भाजपा को उम्मीद ये है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर इस बार रिवाज नहीं बदला, वापस वही सरकार आ गई, तो भाजपा को लगता है कि हम दोबारा से यहां पर रिपीट कर लेंगे। भाजपा के अंदर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है वो लगती है टिकट के बंटवारे का। जो खबरें छन के आ रही है उसमें काफी उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर पार्टी मंचों पर केंद्रीय नेताओं के बीच में अपना दुख व्यक्त किया है कि हमें टिकट नहीं मिला है। अब ये कितना असर दिखाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भाजपा को अगर हम इस चुनाव में देखें तो मुझे लगता है कि 2014 का जो चुनाव था, जिस समय एक विकास को लेकर के युवा ने भाजपा को चुना था, 2014 के बाद भाजपा ने बड़ी ही सुंदरता के साथ चुनाव को विकास की जगह राष्ट्रवाद का नारा दिया और पूरा युवा राष्ट्रवाद के आधार पर ही वोट देने लगा। मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में भी, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और लगभग पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड से लगता हुआ है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद यहाँ पर भारी पड़ेगा। और राष्ट्रवाद जब राष्ट्रवाद की बात होगी, कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ेगी। और क्योंकि हम सामान्यतः ये देखते हैं कि कर्मचारी किस तरफ जा रहा है या व्यापारी किस तरफ जा रहा है और उसके आधार पर हम चुनाव का आकलन करते हैं। लेकिन अभी भी मुझे जो लगता है कि देश का जो युवा है या देश की जो महिलाएं हैं, उनका झुकाव अभी भी मोदी युग में है, या मोदी और योगी के जो जादू है वो अभी भी युवाओं के दिल में लगा हुआ है। और अगर मोदी और योगी का अंतिम समय में इन्होंने अपना कोई नया स्ट्रोक खेला तो निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ वैसे ही भारी बहुमत से भाजपा यहाँ पर वापसी करेगी।
धन्यवाद की मोठी जी, आपने राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद या यूं कहिए कि जो चुनाव की धुरी को आप राष्ट्रवाद पर ले आए। देखते हैं कि जैसे जैसे अभी 12 दिन चुनाव के लिए शेष हैं, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है किस करवट चुनाव लेता है। आज की यह परिचर्चा हमने चुनाव विश्लेषण के संदर्भ में प्रारंभ की है। अगली जो चर्चाएं होंगी, किस सीट पर कौन भारी प्रत्याशी हो रहा है, किस सीट का क्या रुझान है, यह भी हम सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह परिचर्चा पसंद आएगी। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप जरूर इस परिचर्चा पर अपने राय जरूर रखें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की परिचर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और अपने मेहमानों को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुमूल्य समय हमारे इस चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।